आज़ादी के बाद एजुकेशन। अभी तक हमने वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति, मध्यकालीन शिक्षा पद्धति और आज़ादी के पहले अंग्रेजों के समय वाली शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी समितियां गठित हुई, कौन कौन से कमीशंस बने, कौन कौन से अधिनियम आए, क्या सुझाव मिले, कौन से सुधार किए गए, क्या प्रभाव हुआ, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के सुधार के कार्य किए, कौन कौन सी समितियां गठित करी, कौन से आयोग बनाए गए, उनकी स्थापना कब हुई, अध्यक्ष कौन रहे, इन समिति या आयोग के सुझाव क्या रहे, उन सुझावों को किस प्रकार लागू किया गया, उसके प्रभाव क्या रहे, किस तरह के परिवर्तन देखने को मिले। तो सबसे पहले हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन होता है 1948 में और इसकी रिपोर्ट आती है 1949 में, 1949 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चूंकि किसी भी आयोग के अध्यक्ष के नाम पर उस आयोग का नाम पड़ता है, इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, शोध तथा परीक्षक के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखना इसका मुख्य सुझाव था। प्रवेश प्रक्रिया के उचित मानकों का निर्धारण करने की बातें भी इन्होंने कही। संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा, दर्शन तथा ललित कला में उच्च अध्ययन का प्रावधान करने की भी सुझाव इस समिति ने दिया, इस आयोग ने दिया। इस आयोग ने क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल दिया। शिक्षकों को उचित सम्मान देने का भी सुझाव दिया। शिक्षकों के द्वारा शोध कार्य किए जाएं, इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित करे, इसकी भी बातें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कही। इसके बाद गठन होता है माध्यमिक शिक्षा आयोग का 1952 में, 1952-53 में इसकी रिपोर्ट आती है। सितंबर 1952 में विश्व माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भारत के माध्यमिक शिक्षा के भावी विकास के लिए संपूर्ण प्रगतिशील रूपरेखा प्रस्तुत की थी इसने। इसकी जो रिपोर्ट थी, इसमें भारतीय शिक्षा के भावी विकास की, यानी कि आने वाले समय में भारतीय माध्यमिक शिक्षा में किस तरह के विकास होने चाहिए, इसकी संपूर्ण रूपरेखा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत करी थी। इसके बाद शिक्षा आयोग की बात आती है। शिक्षा आयोग की स्थापना होती है 1964 में और रिपोर्ट आती है 1966 में, 1964-66। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी रहे। इस कारण इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। शिक्षा के सभी स्तरों यानी प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी, इन सभी का पुनर्गठन एवं पुनर्उन्मूलन किया जाना चाहिए, ऐसा शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनती है। कोठारी आयोग के सुझाव पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सूत्रीकरण किया गया। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने मिलकर चर्चा की, वक्तव्य का मसौदा तैयार किया। मसौदे को केंद्रीय परामर्श बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन यानी कैबे के पास भेजा गया। इसने इसे स्वीकार कर लिया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की आधारशिला इसी ने रखी थी। अब इसके मुख्य बिंदु क्या रहे? सुझाव इन्होंने दिया कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षकों की स्थिति, उपलब्धियां तथा उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषाओं का विकास बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया। समान शैक्षिक अवसर की स्थिति प्राप्त
करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी। यह नीति लागू होने से पहले यानी 11 अगस्त 1985 को शिक्षा की चुनौती शीर्षक से आम लोगों को विचारपूर्ण बहस के लिए भेजा गया, उपलब्ध कराया गया। शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी व्यावसायिक शिक्षा पर इसमें बल दिया गया। मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली पर भी जोर दिया गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कौशल शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, ऐसी बातें इसने कही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। मानव संसाधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए शिक्षा का प्रसार सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में यानी 1992 में बनी। 7 मई 1990 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए एक नई समिति की नियुक्ति की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के द्वारा संशोधित किया गया और संशोधन के बाद लागू की गई सिफारिशें रही समता, सामाजिक न्याय तथा शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, वयस्क एवं निरंतर शिक्षा, शिक्षा तथा काम का अधिकार, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया।